रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो प्रीवियस चैप्टर में हमने दो इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, याद होगा, एक टेलीस्कोप पढ़ा था हमने और एक हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था, ठीक है। अब ये फिर से क्यों आ गया वापस वेव ऑप्टिक्स में, ये फिर से क्यों आ गया? सब तो पढ़ लिए थे उसमें हम लोग बढ़िया से, एवरीथिंग वाज डन, मैग्निफिकेशन क्या है, कैसे है। इसका मेन रीज़न ये है कि अभी हमने जस्ट वी फिनिश्ड डिफ्रैक्शन, हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है। डिफ्रैक्शन में हमने अभी क्या देखा था कि बेंडिंग ऑफ ईएम वेव्स एट द शार्प एजेस, हमने बस सिंपल एक लाइन में इसी डेफिनेशन को समझा था। बहुत ही सिंपल टर्म में अगर बोला जाए, एक बार फिर से देख लेते हैं कि मान लो तुमने एक बहुत ही छोटा सा होल मैंने बना दिया है, सर्कुलर होल मैंने मान लो बना दिया है, सर्कुलर। तो इस होल से अगर यहाँ पे हम लाइट यहाँ पे डाल रहे हैं, सपोज ये पैरेलल रे जा रही है और बहुत ही छोटा सा होल है ये, और यहाँ पे एक हम कर्टेन लगा देते हैं, तो इस कर्टेन पे अगर डिफ्रैक्शन ना होता तो हमको क्या दिखेगा? यहाँ पे छोटा सा ब्राइट लाइट दिखेगी यहाँ पे, यस या नो, सेम रेडियस का। लेकिन डिफ्रैक्शन के चलते क्या होता है, मतलब इसको अगर सामने से देखते, सुनो, अगर इसको सामने से मान लो देखते, सपोज डिफ्रैक्शन फेनोमेना इज नॉट हैपनिंग, तो इसको अगर फ्रंट आई से देखोगे तो ये सामने से एक छोटा सा ऐसा सर्कल दिखेगा, व्हाइट सर्कल। क्लियर है ये? अगर डिफ्रैक्शन ना होता तो डिफ्रैक्शन के चलते अब क्या हो जाता है, हमने देखा था कि सबसे सेंटर में आपका ब्राइट होता है और उसके बाद अल्टरनेटिवली ब्राइट डार्क विथ इंटेंसिटी गोइंग डाउन। इसका मतलब आपका ये एक ब्राइट दिखे, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, एक आपको एक ब्राइट दिखता, ब्राइट सर्कल के बाद आपको एक फ्रिंज ये ब्लैक दिखती, ब्लैक, और फिर आपको बहुत ही कम इंटेंसिटी की, बहुत ही लाइट इंटेंसिटी की फिर से आपको वाइट दिखता और फिर ब्लैक दिखता, और ये ऐसे चलता जाता है, और फिर इसकी इंटेंसिटी आपका इट गो डाउन ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। यही हमारा डिफ्रैक्शन फिनोमेना है। तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना के चलते हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या चेंज होता है, अब इसको ध्यान से समझिए, क्या इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। देखो, कोई भी जो टेलीस्कोप था या माइक्रोस्कोप था उसमें दो लेंस यूज हुए थे। एक लेंस होता है, फर्स्ट लेंस इज कॉल्ड, क्या नाम था उसका? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या होता है, जो भी इनफाइनाइट या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका रियल इमेज बनाना। एक बार रियल इमेज बन जाता है तो वो इमेज दूसरे लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करता है, और उसको हम नियर पॉइंट या एट इन्फिनिटी पे हम देख रहे थे उसको। क्लियर है ये? तो बेसिकली जो रोल होता है वो जो ऑब्जेक्टिव लेंस का मेन रोल होता है, उसका काम क्या होता है, बहुत ही नीट एंड क्लियर इमेज बनाना। अगर ऑब्जेक्टिव अपना काम नहीं कर पाएगा तो कितना भी अच्छा आप आईपीस लगा दीजिए, आपका इंस्ट्रूमेंट विल नॉट वर्क। क्लियर? अब बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक ऑब्जेक्टिव लेंस, तो हमको मेन डिस्कशन क्या है अभी, ऑब्जेक्टिव के ऊपर है, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब मान लीजिए कोई रे आपकी इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, जैसे सन है आपका, बहुत दूर है, और सन को हम जब भी फोकस करने की कोशिश करते हैं लेंस से, तो सन बहुत ही दूर है। मान लो बहुत ही दूर जब ऑब्जेक्ट है तो बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वहाँ से जो रे आ रही है पैरेलल आ रही है। पैरेलल जब रे आती है तो वो आइडियली हमारा क्या बनना चाहिए, एकदम डॉट। ये डॉट यहाँ पे ब्राइट आपको दिखना चाहिए एकदम, सन की पूरी लाइट यहाँ फोकस हो गई है। क्लियर है? एकदम एक डॉट दिखना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये एक तरह से स्लिट की तरह समझिए इसको समझिए एक स्लिट की तरह, एक ओपनिंग की तरह समझिए। जैसे स्लिट फिनोमेना में, जैसे डिफ्रैक्शन में जो स्लिट का काम करता है, सेम थिंग दिस लेंस डज। इसका मतलब इसके एजेस से भी जो रे जा रही है, जो फोकस करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको वाइट एकदम स्पॉट दिखना चाहिए अच्छे से,
ये आपको कैसे दिखेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे बेंडिंग ऑफ रे के चलते, डिफ्रैक्शन फिनोमेना के चलते आइडली आपका एकदम डॉट दिखना चाहिए था ये ब्राइटनेस, लेकिन यहाँ पे डिफ्रैक्शन फिनोमेना के चलते ये ऐसे करके दिखता है। ये चीज़ समझ में आई? मतलब ये जो लाइट यहाँ पे फोकस हो रही है, एक वाइट सर्कल की बजाय वाइट सर्कल और ब्लैक डॉट ये फ्रिंजेस की तरह आपका दिखता है, क्योंकि ये दिस एक्ट एज ए ओपनिंग स्लिट जैसे होता है वैसे ये काम करता है। तो ये आपका इस तरह की इंटेंसिटी, वेरिंग इंटेंसिटी देता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब होता क्या है कि सपोज यहाँ पे बहुत दूरी पे आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, देखो ध्यान से, अगर दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं, एक मान लो दो स्टार को आप देख रहे हैं, तो दोनों स्टार तुम्हारा यहाँ पे आइडियली क्या बनना चाहिए था? आइडियल केस की बात बता रहे हैं। आइडियल के केस में ये इन दोनों की इमेज यहाँ आपको दिखनी चाहिए। क्लियर? मतलब ये रे ऐसे करके जैसे भी जाए और ये वाली जैसे भी जाए ऐसे। लेकिन होता क्या है, ये अगर डिफ्रैक्शन फिनोमेना होना होती तो बहुत अच्छे से दिखता है, लेकिन डिफ्रैक्शन के चलते अब क्या होता है देखो। अब इसकी मैं अगर इंटेंसिटी को इस तरह प्लॉट करूं, अगर केवल एक बीम एक स्टार होता तो उसकी इंटेंसिटी ऐसे करके होती, मतलब इसको यहां पे ऐसे समझो, ये ऐसे करके, और दूसरे की आपको कुछ इस तरह आ रही है। अब इनके बीच का सेपरेशन, भाई देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे भी हो सकता है, दूर दूर भी हो सकता है, बहुत ही पास हो सकता है। तो जैसे जैसे इसके बीच के डिस्टेंस कम होती जाएगी, एंगुलर सेपरेशन कम होता जाएगा, वैसे वैसे ये ऑब्जेक्ट कम आता जाएगा। देखो मतलब ये मान लेते हैं ये दोनों बहुत दूर हैं, ये आपको ऐसे दिख रहा है। ये इसी तरह हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट आपको, जो दोनों स्टार हैं, ऐसे हैं, तो वो ये सिनेरियो हो गया। अब सेकंड केस देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट बहुत ही पास आ गए, तो अब आपको ये कैसे दिखेगा? इसको बना लीजिएगा। और तीसरा केस देखिए, पहले समझ लीजिए। थर्ड केस क्या है? अब ये ऑब्जेक्ट बहुत ही पास में है, मान लो बहुत ही पास हो गए, तो अब क्या होगा ये? अब ये आपका ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी इस तरह की। और फोर्थ केस ध्यान से देखिए, जब ये दोनों आपस में एकदम इंटरमिंगल कर गए इस तरह मतलब मिक्स हो गया है, तब आपको कैसे दिखेगा ये? तो देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट पास आ, देखो इस केस में जब ये दूर दूर है तो तुमको बहुत ही क्लियर दिख रहा है। यानी कि टेलीस्कोप की एक क्षमता, जिसको हम लोग रिजॉल्विंग पावर या लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मेजर करते हैं, कि कितना मिनिमम एंगुलर डिस्टेंस को हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। जैसे जैसे ये पास आ रहा है, देखो अभी आपको ये दोनों क्लियर दिखेगा। जैसे नेकेड आई से तुम लोग कैमरे से अभी देख रहे हो, मैंने बोला कि अभी कितने डॉट हैं, तो तुमने बोला 2 डॉट हैं। मैंने पूछा कि अभी कितने डॉट हैं, 2 डॉट हैं। अभी मैंने बोला अब कितने डॉट हैं। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे डिस्टेंस में पास कर दिया हूं, तो ये आपको कुछ देर के बाद क्या होगा, बहुत ही पास हो गए, तो ये आपको क्या दिखने लगा? 1 दिखने लगेगा। कहने का मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो क्षमता जिससे ये मिनिमम डिस्टेंस, जो एंगुलर सेपरेशन है, उसको अच्छे से देख सकता है, वही चीज़ हमें अब इसमें देखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट बीम के चलते, ये सेकंड स्टार के चलते, दोनों आप इसको हम लोग बोलते हैं मतलब क्लियरली रिजॉल्व्ड, मतलब ये आपका दोनों रिजॉल्व्ड हैं। ये भी आपका रिजॉल्व केस है। ये केस क्या है, देखो ये इसको बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व्ड।
जस्ट रिजॉल्व की डेफिनेशन क्या होती है, एक का पीक और दूसरे का मिनिमम। ये जो ब्राइट बनी थी, ब्राइट का जो डार्क वाला एंड था, इसका जो पॉइंट और इसका मैक्सिमम का जो पॉइंट अगर मैच करता है एक दूसरे से, तो इसको हम लोग बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व। ठीक है, तो यही आपको डिस्टेंस आपको मेजर करनी होती है, उसी को हम लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, बना लीजिए इसको पहले। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज, डिफ्रैक्शन में हमने एक पॉइंट याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब स्लिट से हमारा डिफ्रैक्शन होता है तो जो फर्स्ट मिनिमा आता है, इसको मैं डार्क लिख देता हूं D1 या इधर D1, ये आपका सेंट्रल ब्राइट हो गया। अगर ये मान लो सर्कुलर है तो ये आपका एक सर्कल दिखेगा बड़ा सा। ये एंगल हमने थीटा बोला था, इस ओपनिंग को हमने ए बोला था, याद है ये चीज। और कंडीशन हमने क्या बताया था कि फर्स्ट डार्क की कंडीशन क्या होती है, जब वो एन लैम्डा के बराबर, फर्स्ट के लिए एन की वैल्यू 1 यानी कि लैम्डा के बराबर, यानी कि पाथ डिफरेंस जब ए साइन थीटा, जो कि हमने ए थीटा बोला था, ए थीटा की वैल्यू जब लैम्डा के बराबर होगी तो ये हमारा इसका क्या कहलाएगा, ये हमारा फर्स्ट डार्क सर्कल दिखेगा। ये क्लियर है, ये याद है। ठीक, थीटा की वैल्यू यहां से क्या होगी, लैम्डा बाई ए। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। ठीक है, अच्छा टेलीस्कोप में क्या होता है, जब हम लोग टेलीस्कोप लगाते हैं, देखो ये टेलीस्कोप जब लगाते हैं तो टेलीस्कोप में जो रे आती है इनफाइनाइट से आती है, रे जो आती है इनफाइनाइट से आती है, तो ये जो रे जो इनफाइनाइट से आती है, कर्टेन हमारा मतलब ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के केस में ये जो इमेज बनती है फोकस पे बनती है, हमारी फोकस पे बनती है। तो ये जो सर्कल बनता है ये फोकस पे बनता है हमारा, ये एंगल हमारा थीटा हो जाता है, तो ये डिस्टेंस फोकस हो गया। तो टेलीस्कोप में बनाइए, देखिए क्या ये फोकस है, ये एंगल थीटा है, तो रेडियस क्या होगा, देखो इसका अगर रेडियस को मैं r लिखता हूं, जो सर्कल बना है उसके रेडियस को मैं r लिखता हूं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बाई एफ। क्लियर है, थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से हो जाएगी r बाई एफ, तो r बाई एफ इजक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो ये जो सर्कल बना है, जो ब्राइट फ्रिंज बनी है ऑब्जेक्ट की, जिसका इमेज बना है ऑब्जेक्ट की, ये r क्या हो गया, लैम्डा बाई ए इंटू एफ। क्लियर। अच्छा, टेलीस्कोप के डेरिवेशन में जो हमारा ए जो लिया था हमने यहाँ पे टेलीस्कोप के केस में इसको हम 2 वे लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मतलब जो हमारा लेंस होता है उसको ए की बजाय हम लोग 2 वे लिखते हैं, ए की बजाय हम लोग 2 वे लिखते हैं, तो ये हमारा सब जगह 2 वे हो जाएगा, ये 2 वे हो जाएगा, ये 2 वे हो जाएगा, ये 2 वे हो जाएगा। यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल विच इज फॉर्म्ड विल बी लैम्डा अपॉन 2 वे इंटू एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थियोरेटिकल वैल्यू। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसको किया जाता है तो ये जो रेडियस आता है सर्कल का, एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल सर्कल होता है उसका रेडियस थोड़ा सा 1.22 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो जो एक्चुअल सर्कल होता है 1.22 टाइम्स लैम्डा अपॉन 2a इंटू एफ। ये आपका फॉर्मूला हो गया रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज क्रिएटेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको लिख लीजिए आप लोग। तो ये जो सर्कल का, ये जो रेडियस है उस सर्कल का है जिस ऑब्जेक्ट का हमने इमेज बनाया है, उसका ये सर्कल है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि अगर आप इसको प्लेन पेपर पे प्लॉट कर रहे हैं तो ये आपको ऐसे सर्कल ब्राइट दिख रहा है, बहुत सुंदर सा, जिसका रेडियस आपने मेजर कर लिया। क्लियर। अब देखो होता क्या है, जब ऑब्जेक्टिव आप लगा रहे हो, 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं जो बहुत ही डिस्टेंस पे हैं,
इन्हीं का जो इमेज बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, ये फोकस पे बन रहा है इसके। तो ये जो फोकस पे बनता है ये एंगल जो होता है डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा, यही तुम्हारा एंगल, ये एंगुलर सेपरेशन है इसके बीच का, डेल्टा थीटा। देखो ये सिंपल लाइन जो गई है तुम्हारी, ये डेल्टा थीटा, ए भी डेल्टा थीटा, ये जो एंगल बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट, एंगुलर सेपरेशन इसको बोलते हैं। डेल्टा थीटा क्या है बेसिकली, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल तरीके से दो लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों एंगल, ये अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और ये डिस्टेंस आपका एफ हो गया है। ठीक है, तो देखो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये इसको अगर एक बीच में लाइन खींचा जाए देखो, तो ये जो फॉर्मूला आया है हमारा r इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2a इंटू एफ, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 0.61 लैम्डा अपॉन a इंटू एफ। ठीक है, ये जो रेडियस आया है, देखो ये जो रेडियस आया है और ये फोकस है, तो इसको हम लिख सकते हैं f इंटू डेल्टा थीटा। ये फोकस हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका डेल्टा थीटा हो गया। तो फोकस इंटू डेल्टा थीटा, ये समझ में आया। ये आपका डेल्टा थीटा जो एंगल बना रहा है, ये डेल्टा थीटा, ये f हो गया, ये r हो गया। तो r को हम लोग डेल्टा थीटा को f इंटू डेल्टा थीटा r को लिख सकते हैं। तो यहां से देखो जो f है तुम्हारा ये कैंसिल हो जा रहा है, तो ये डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 0.61 इंटू डेल्टा बाई ए। ये जो एंगुलर सेपरेशन है ये चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, तो एक टर्म तो ये हो गया एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is known as limit of resolution। एक ये चीज हो गई, और रिजॉल्विंग पावर एक चीज होती है, रिजॉल्विंग पावर लिख लीजिए। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये दो ऑब्जेक्ट जो है, यहां पे मैंने जो बोला दो ऑब्जेक्ट जो जस्ट रिजॉल्व केस होगा, कैसे होगा, जस्ट रिजॉल्व का मतलब इसका मैक्सिमम इसके मिनिमम के बराबर, इसका मैक्सिमम इसके मिनिमम के बराबर। ये समझ में आया। देखो ये हमारा जो सर्कल है, ये पहला सर्कल है, इसका ये तुम्हारा बेसिकली 2r है, ये दूसरा सर्कल है 2r है। दोनों आपका जस्ट रिजॉल्व कब कहलाएगा, जब इनके दोनों के बीच की जो मैक्सिमा की जो ये डिस्टेंस है ये r के बराबर है, तभी तो जस्ट रिजॉल्व कहलाएगा। ये समझ में आया। तो ये वही r है तुम्हारा, यही दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का ये r है, ये ऐसे करके ये r। तो ये जो r है, ये इस केस में आपका जस्ट ये रिजॉल्व हो रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके जस्ट रिजॉल्व हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने जस्ट रिजॉल्व का केस बताया है। इसको देखो, इसको ऐसे समझ लो जैसे आपके ये जो आपका मैंने ऐसे फिगर बनाया है, देखो ये आपका हो गया क्लियरली रिजॉल्व। उसके बाद फिर क्या होगा, ये जो केस होता है ये जस्ट इसका डायमीटर इसका मैच करे ऐसे करके, ये आपका हो गया जस्ट रिजॉल्व। और जब दोनों आपके अंदर हो, इस तरह हो जाए मान लो इस तरह, तो ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो ये तीन केस हो गए। देखो तो हम लोग इस केस की बात कर रहे हैं जब इसका मैक्सिमम इसके मिनिमम के बराबर पड़ रहा है और इसका मिनिमम इसके मैक्सिमम के बराबर है, तो दोनों के ऑब्जेक्ट के जो आपके इमेज के बीच की डिस्टेंस है वो r है। तो दिस इज योर r।
तो ये डेल्टा थीटा मैंने इक्वल किया था डेल्टा थीटा, तो यहाँ से आर की वैल्यू एफ इंटू डेल्टा थीटा। इसी डेल्टा थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन देखो टेलीस्कोप के केस में अलग डेफिनेशन होती है, माइक्रोस्कोप में अलग होती है। टेलीस्कोप में इट इज ए एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट नोन एज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब अगला डेफिनेशन लिख लो, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं टेलीस्कोप के केस की बात कर रहे हैं अभी। तो रिजॉल्विंग पावर इज नथिंग बट सिंपली रेसिप्रोकल। देखो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, दैट इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। जो रिजॉल्विंग पावर हो गया दैट इज योर a अपॉन 0.61 इंटू लैम्डा। तो रिजॉल्विंग पावर देखो जो फॉर्मूला क्या बता रहा है, अगर आपको रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करना है तो आपको क्या इंक्रीज करना चाहिए, ए क्या चीज है आपका, रेडियस ऑफ योर लेंस, रेडियस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो किसी भी टेलीस्कोप को अगर आपको रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करना है, इसलिए रियल लाइफ में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव हमारा बड़ा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन वाइज ऑब्जेक्टिव लेंस, तो यहाँ लिख लो रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ए, हेंस डायमीटर या रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी लार्ज, इट शुड हैव लार्ज डायमीटर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर देखो 10.6 में आपको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कैलकुलेट करना है। एक लेंस है जिसमें वेवलेंथ आपको यूज किया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब लैम्डा की वैल्यू आपको दिया गया 10.6 में। देखिए एग्जाम्पल में आपको लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है एंड ऑब्जेक्टिव हैज ए डायमीटर 100 इंच, उसको सेंटीमीटर में कर लीजिए, यानी 2a की वैल्यू दिया है 254 सेंटीमीटर 100 इंच, बहुत ही बड़ा डायमीटर है ना, यानी कि 2.54 मीटर। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू यहां से आप निकाल लीजिए, मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डेल्टा थीटा हो गया, फॉर्मूला आपका 0.61 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई 2. ये रेडियस हो जाएगा इसका 2.54/2 हो जाएगा। - 127। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है लगभग 2.9 इंटू 10 टू द पावर -7 रेडियन। देखिए बहुत कम ही मतलब बहुत ही रेडियन, बहुत ही कम इसका डेल्टा थीटा है, मतलब ये बहुत अच्छे से ये काम करेगा, ये बहुत ही दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी बहुत ही अच्छे से ये देख सकता है। ये डेल्टा थीटा की वैल्यू बहुत ही कम है इस केस में, ये लेंस बहुत ही बड़ा है। ठीक है, 2 मीटर मतलब समझ रहे हो, बहुत ही बड़ा है, हम लोग की हाइट से लगभग डबल हो गया एक तरह से। इज इट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट लिख लीजिए रिजॉल्विंग पावर ऑफ नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज योर माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप में भी 2 लेंस होता है, माइक्रोस्कोप में भी 2 लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आपका आईपीस होता है। जैसे मैंने टेलीस्कोप में बताया कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका मेजर रोल है। क्यों? क्योंकि वही तुम्हारा जब तक क्लियरली ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनाएगा, सेम आर्गुमेंट गोज हियर ऑल्सो। तो यहां भी अगर मान लीजिए आपका, देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। क्या बेसिक डिफरेंस है? ऑब्जेक्टिव में जो टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होता है वो इनफाइनाइट पे होता है, माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होता है आपके कंट्रोल में होता है। जैसे आजकल सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ओमिक्रॉन ये सब वेरिएबल जो भी आ रहे हैं वेरिएंट, तो जो भी ये वायरस हैं उनके कंट्रोल में, मतलब उनके स्लाइड्स में रहते हैं। तो वो डिस्टेंस कहाँ पर रखना है नहीं रखना है, टेलीस्कोप में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि सन को थोड़ा आगे कर दें पीछे कर दें। सन में यू कैन नॉट कंट्रोल फॉर ए लार्जर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट।
But in case of microscope, your object is in your control, so you basically decide where it has to be put. क्लियर हुआ? तो आप कहाँ पे रखते हो? देखो, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का एक फोकस होता है, तो फोकस के अंदर नहीं रख सकते हो। फोकस के अंदर रख दोगे अगर ऑब्जेक्ट को, तो उसका क्या प्रॉब्लम होगा? इसका रियल इमेज बनेगा ही नहीं। तो आपको इस केस में, ऑब्जेक्टिव के केस में, माइक्रोस्कोप के केस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके नियर फोकस पे रखते हैं, लगभग फोकस पे रखते हैं, ठीक है। इसको नियर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो देखो, मान लो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, देखो यहाँ पे एक चीज़ है, सिमिलर जो आर्गुमेंट यहाँ भी है, यहाँ पे जो स्लिट है इसको हम लोग कैपिटल डी लिखते हैं, वहाँ पे 2a लिखा गया था, a को 2। अब ये कन्वेंशन है, सब बुक में है, इसलिए मैंने बता दे रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग है, जैसा फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे इसको कैपिटल डी बोलते हैं, वहाँ पे हमने डिफ्रैक्शन में a बोलते थे, टेलीस्कोप में 2a बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? कैपिटल डी बोलते हैं। और जो ये ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ये ऑब्जेक्ट नियर टू फोकस रखा जाता है, मतलब बेसिकली अवे फ्रॉम फोकस, सो दैट यू कैन हैव योर रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन थोड़ा सा फोकस से आगे तो उसको ऑलमोस्ट हम लोग फोकस पे मान लेते हैं। इस एंगल को हम लोग बीटा बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं, जहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत क्लियरली आप एक चीज फॉर्मूला देख सकते हो, क्या देख सकते हो? ये डिस्टेंस आपका d/2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका d/2 हो जाएगा, तो tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? d/2 डिवाइड बाई f, ठीक है। तो एक रिलेशन आपका क्या आ गया? d बाई जो f होगा दैट इज इक्वल टू 2 tan बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको आप लिख के एक किनारे मैं लिख दे रहा हूं, d बाई एफ इज इक्वल टू 2 tan बीटा। इज इट क्लियर? बेसिकली व्हाट इज बीटा? बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लेंस। बीटा बेसिकली 2 बीटा है, 2 बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द लेंस। यही हुआ ना? 2 बीटा, ये बीटा प्लस बीटा, इधर भी बीटा है, तो 2 बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लेंस। अब देखिए, सिमिलरली इसका जो इमेज बन रहा है, मान लो यहाँ कहीं इसका इमेज बन रहा है, ठीक है, इसका मान लो जहाँ भी इमेज बन रहा है इस पॉइंट पे, तो उसी डिफ्रैक्शन फिनोमेना से यहाँ भी आपका एक इमेज बन रहा है। और मान लो 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पास पास रखे जा रहे हैं, तो जैसे टेलीस्कोप के केस में हमने किया था, उसको अगर क्लियरली रिजॉल्व करना है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की सेपरेशन, ये जो रेडियस होगा, इनके बीच की जो रेडियस, ये रेडियस जस्ट रिजॉल्व केस में, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? v। मान लो ये v डिस्टेंस पे आपका ये इसका इमेज बन रहा है, क्लियर है? r हमारा वही होगा, क्या था? पाथ डिफरेंस हमारा क्या था? d थीटा, a थीटा था ना वहाँ पे, a थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा तुम्हारा क्या आया था? यहाँ से हमने एक फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था? लैम्डा आया था, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी हो गया, और ये वैल्यू हमारी क्या होती है? 1.22 लैम्डा बाई डी, ठीक है। 1/1.22 हमारा जो थियोरेटिकल वैल्यू से जो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, उसको लिखते हैं 1.22 लैम्डा बाई डी। तो ये जो R होगा तुम्हारा, देखो इस केस में जो R होगा, ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? ये जो R होगा, रेडियस जो होगा, यही हमारा क्या होगा? v थीटा। यही जो रेडियस होगा, ये जो रेडियस होगा, ये किसके बराबर होगा? यही आपका R इक्वल टू v थीटा। समझ में आया चीज? अब देखो, अब एक फिगर और छोटा समझाने के लिए बना दे रहे हैं, जैसे हमने टेलीस्कोप में किया था। ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में ये डिस्टेंस हो गया आपका, ये देखो थीटा हो गया, ये आपका v हो गया, यही आपका r था। ये जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस, इसको हम d मिनिमम बोलते हैं, d मिन।
तो हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन ये जो R होगा, देखो R बाई जो D मीन होगा, यही हमारा मैग्नीफिकेशन होता है। जो इमेज के बीच की डिस्टेंस और जो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, इसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ से D मिनिमम क्या हो जाएगा, R बाई M, और R हमारा क्या है, V इंटू थीटा बाई M। थीटा क्या है हमारा, V बाई M 1.22 लैम्डा बाई D। लिख लीजिए यहाँ तक। अच्छा, इस केस में मैग्नीफिकेशन का देखो एक और चीज़ आ रहा है। मैग्नीफिकेशन जो होता है V बाई U होता है, V बाई U। तो यहाँ पे V और U की जगह क्या लिखा है, ये F लिखा है हमारा। तो यहाँ से अगर मैं पूछा तुमसे V बाई M की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई अब आपका F के बराबर हो जाएगा। तो देखो D मिनिमम की जो वैल्यू आ गई, नीचे दिख रहा है, D मिनिमम की जो वैल्यू आ गई, ये आ गया 1.22 लैम्डा बाई D, और V बाई M की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, F। तो ये देखो एक फार्मूला आ गया, D मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई लैम्डा F बाई D। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन D बाई F लिखा था, देखो यहाँ पे D बाई F लेकिन रेसिप्रोकेट करके आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो D मिनिमम आया है, D मिनिमम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू क्या आई है, 1.22 लैम्डा। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, D बाई F लिख देता हूँ, और D बाई F की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 1.22 लैम्डा अपॉन 2 tan बीटा। ठीक है, और tan बीटा को हम लोग ऑलमोस्ट, फिजिक्स है, हम लोग इसको ऑलमोस्ट साइन बीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं मालूम है, छोटा की बात नहीं है। देखो साइन थीटा जो होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और tan थीटा जो होता है थीटा प्लस थीटा क्यूब अपॉन कुछ वैल्यू होती है, अब याद नहीं मुझे। तो ये थीटा क्यूब, अगर थीटा थोड़ा भी छोटा एंगल है तो ये वैल्यू तुम्हारी लगभग थीटा, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसी लॉजिक से जो D मिनिमम होता है हमारा, ये हो जाता है 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन बीटा। देखो इस केस में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट और जो लेंस है उसके बीच में कौन सा मीडियम है, एयर। जो मीडियम क्या है, एयर। मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस इज एयर। तो तब हमारा ये फॉर्मूला है, क्या है, D min इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन बीटा। अगर इसके बीच में कोई और मीडियम रख दिया जाए, सपोज एनी अदर मीडियम, सपोज मीडियम इज, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है, म्यू या n, आपके बुक में n लिखा है, उस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है तो यही फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाता है 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन बीटा। ठीक है, 2n साइन बीटा, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हुआ D मिनिमम। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपका इस फॉर्मूले से गवर्न होता है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नंबर आ रहा है, टर्मिनोलॉजी आती है n साइन बीटा। n साइन बीटा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होती है, देखो ये n जो होता है ये आप नहीं इंट्रोड्यूस करते हो। ऐसा नहीं कि आप एक माइक्रोस्कोप ले आओगे, इसके बीच में अल्कोहल डाल दोगे या वाटर डाल दोगे, आपकी मर्जी से नहीं होता है। ये आपका डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। जब भी कोई माइक्रोस्कोप डिज़ाइन, जो डिज़ाइनर होता है वो ऑब्जेक्ट को बताता है कि यहाँ पे रखना है, वो अंदर सब डिज़ाइन रखता है। मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ रखते हो उसके जस्ट ऊपर वो आपका एक अलग लिक्विड, इसको बोलते हैं, नाम इसका देखो क्या है, ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव। इस केस में जो ऑब्जेक्टिव है एक ऑयल इमर्सन, एक ऑयल में डिप किया गया है।
किसको बोलते हैं? ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये जो आता है एन साइन बीटा, ये आपका स्टैंडर्ड कोई भी माइक्रोस्कोप खरीदते हो तो उसमें लिखा रहता है कि दिस माइक्रोस्कोप हैज़ ए न्यूमेरिकल अपर्चर वैल्यू इज दिस, मतलब एन साइन बीटा आपका दिया गया है। देखो इसमें डी मिनिमम अगर आपको डिक्रीज करना है, कम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। साइन बीटा की लिमिट होती है, साइन बीटा मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हो? 1 तक ले जा सकते हो। उसके बाद आप रुक जाओगे तो आपके पास क्या कंट्रोल में आया? आपके पास कंट्रोल एन है, तो एन को आप इंक्रीज करके 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स करके, ठीक है, मान लो कोरोना वायरस बहुत ही छोटा है, अब उसको तुम्हें 3 टाइम्स करना है, तो एक ऐसा लिक्विड ढूंढ के ले आओ जिसका एन तुम्हारा 3 टाइम्स रहे एयर से। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उसका डी मिनिमम और कम हो जाएगा, वो और अच्छे से दिख जाएगा, क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज हुआ। इज इट क्लियर? तो ये डी मिनिमम को ये जानते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। वहां पे एंगुलर सेपरेशन था, देखिए डेल्टा थीटा था, यहाँ पे इस डी मिन को ही बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, और इसी का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजॉल्विंग पावर। क्लियर? करेक्ट। जैसे बहुत दूर दूर गैलेक्सी है, हमारा गैलेक्सी है बहुत दूर दूर, बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सी है वो। ठीक है, जैसे बहुत दूर स्टार्स हैं, गैलेक्सी हैं, वो हम लोग के बहुत दूर हैं, लेकिन उसको हम नेकेड आई से देखते हैं तो है तो बड़े, लेकिन वो दिखते नहीं है। वो एक ही बहुत छोटा सा दिखेगा, डॉट टाइप दिखेगा, मान लो दिख भी गया नेकेड आई से। कहने का मतलब वहाँ पे इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं कि उनको मैग्नीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हमको बस रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो टेलीस्कोप बेसिकली क्या करता है? वो रिजॉल्व करता है, वो दूर के ऑब्जेक्ट को बस क्लियरली रिजॉल्व कर देता है। तो हमारा टेलीस्कोप में जो हमारा सेकंड लेंस है वो उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है, मतलब वो मैग्नीफाई करता है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? वो इसको रिजॉल्व करता है। तो टेलीस्कोप, वही बोला लास्ट लाइन में, इट इज़ गुड टू रिमेंबर दैट टेलीस्कोप रिजॉल्व्स वेयर एज माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज। माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास होता है, वो बस छोटा होता है, वो हमको दिखता नहीं है। ठीक है, छोटे होते हैं, दिखते नहीं है, तो हमें क्या करना होता है? उसको हमें मैग्नीफिकेशन करना होता है। तो यही बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि टेलीस्कोप ऑलवेज रिजॉल्व वेयर एज माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज। इवन दो दोनों केस में मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन आपका टेलीस्कोप में भी होता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रिजॉल्व ही नहीं कर पाया अगर टेलीस्कोप, तो मैग्नीफाई किसको करोगे तुम? मैग्नीफाई करके क्या दिखेगा? वो तो वैसे ही दिखेगा जैसे भाई थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको। तो मेन पर्पज ऑफ टेलीस्कोप इज टू बेसिकली रिजॉल्व, एंड मेन पर्पज ऑफ माइक्रोस्कोप इज टू बेसिकली, अब मान लो माइक्रोस्कोप ने क्या किया? आपका रिजॉल्व कर दिया, अब रिजॉल्व करके दे दिया, फिर भी इतना छोटा है कि तब भाई मान लो पहले लेंस ने इसे रिजॉल्व कर दिया, अब आपका जो सेकंड लेंस है वो इतना वीक है कि उस रिजॉल्व को भी तुम एक ही देख रहे हो, तो फिर क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे आपको मेन इसका पावर क्या है? मैग्नीफिकेशन। बेसिकली माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज द थिंग, और टेलीस्कोप क्या चीज़ है? टेलीस्कोप आपका रिजॉल्व करता है, क्योंकि इतनी दूर ऑब्जेक्ट है वो रिजॉल्व ही नहीं होती, हमेशा एक दिखती हैं। इज इट क्लियर? देखो वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स का क्या मतलब है कि जैसे हमने बोला था कि कोई भी जो लेंस होता है इट एक्ट्स एज ए स्लिट, जिसके अंदर से आपका लाइट जा रही है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फोकस करता है। ठीक है, लेकिन वो डिफ्रैक्शन फिनोमेना के चलते एक थोड़ा सा वो सर्कुलर एक आपका फ्रिंज की तरह दिखता है। और जो ये पार्ट डिफरेंस होता है, ए थीटा की वैल्यू किसके बराबर थी? ये लैम्डा के बराबर थी, यानी कि थीटा हमारा क्या आ रहा था? लैम्डा बाई ए, यही आ रहा था। जो वो सर्कल बन रहा था हमारा, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए दिख रहा था। अब देखो अगर ये स्क्रीन को तुम पीछे लेते जाओ, स्क्रीन को अगर तुम पीछे लेते जाओ, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट ये जो जस्ट रिजॉल्व हो रहा है पीछे पीछे, ये जैसे जैसे आप पीछे जाओगे तो एक ऐसा डिस्टेंस जिसको मैं जेड बोल रहा हूं, चलो, और ये डिस्टेंस आपका ए है। जैसे जैसे पीछे जाओगे ये सर्कल आपका बढ़ता जाएगा।
एक समय ऐसा आएगा कि ये सर्कल इतना बड़ा हो गया है कि जितना बड़ा अपर्चर है उतना बड़ा तुम्हारा वो सर्कल हो गया। समझ में आया? इसको मैंने कर्व नहीं बनाना था, मुझे एक्चुअली ये बनाना था लाइन। तो एक डिस्टेंस z ऐसी होती है जिस समय इस इमेज की साइज भी इसी अपर्चर की साइज के बराबर हो जाती है। यानी कि ये थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा? a/z। ये समझ में आया? a/z इज इक्वल टू λ/a। तो z की वैल्यू क्या आ गई? a²/λ। इस z का एक स्पेशल नेम है, इसको नोट करिए। दिस इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस। फ्रेजनल डिस्टेंस, फ्रेजनल डिस्टेंस मतलब ये ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी फैल गई है कि जो अपर्चर साइज है उसके बराबर हो गया है। तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रेजनल डिस्टेंस एंड दिस इज डिनोटेड एज ZF। ZF। एग्जाम्पल नंबर 10.7 जस्ट देख लीजिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 10.7 में क्या दिया गया है? इसमें बोल रहा है कि फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रॉक्सीमेशन व्हेन अपर्चर इज 3 मिलीमीटर। अपर्चर की साइज कितनी है? 3 मिलीमीटर, मतलब ए की वैल्यू 3 मिलीमीटर है एंड वेवलेंथ इज यूज्ड एज 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर जो विजिबल रेंज की लाइट है। तो यहां से z की वैल्यू निकालो। देखो z क्या हो जाएगा? a²/λ। तो ये वैल्यू आ रही है 18 मीटर। 18 मीटर का मतलब क्या हुआ कि रे ऑप्टिक्स में जो हम लेंस यूज करते हैं, इस लेंस के चलते हम लोग, आप जो पीछे आपका जो कर्टन होता है जिस पे इमेज होती है, आप कितने डिस्टेंस से ले जा रहे हैं? 18 मीटर तक। 18 मीटर तक एक तरह से मतलब कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट आपका है उसका इमेज जो बन रहा है उसकी साइज इतनी फैल चुकी है बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन के चलते हो रहा है। ये डिफ्रैक्शन के चलते जो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए था नॉर्मली, वो फैलते हुए इस ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाता है, सॉरी इस स्लिट के बराबर हो जाता है। तो हम लोग ऐसे डिस्टेंस को बोलते हैं कि यहाँ तक हमारा रे ऑप्टिक्स वैलिड है बिकॉज क्योंकि उसके बाद डिफ्रैक्शन फिनोमेना बहुत ही ज़्यादा बेसिकली दैट इज टेकिंग ओवर। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रेजनल डिस्टेंस। इज इट क्लियर?